नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की यह प्रमुख 15वीं वीडियो है। अगर आप सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते जाते हैं, क्या कहलाती है? तो ये बहुभाषिकता कहलाती है। बहुभाषिकता का सिद्धांत ये कहता है, देखिए एनसीएफ 2005 बहुभाषिकता को एक संसाधन के तौर पर देखता है। बहुभाषिकता का मतलब ये होता है कि बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को भले ही दूसरा कोई लैंग्वेज आए या ना आए, बच्चा जिस परिवेश में रहा है, जब उसका जन्म होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपने माता पिता और अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जा रही भाषा का हूबहू अनुकरण करके उस भाषा को सीख लेता है, यानी अर्जित कर लेता है। और वो कौन सी लैंग्वेज होती है? बच्चे की मदर टंग यानी मातृभाषा होती है। अब मदर टंग भोजपुरी भी हो सकता है, और मान लीजिए कि बच्चे को कोई और लैंग्वेज नहीं आती, केवल भोजपुरी आती है, तो जब बच्चा पहली बार प्राइमरी में विद्यालय में जाएगा तो उसको उसकी भाषा में जब एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा तब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेगा। क्योंकि अन्य भाषाओं में उसको जबरदस्ती बोलने के लिए दबाव डाला जाएगा तो एक तो बच्चा वैसे ही भाषा नहीं जानता और अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसकी वजह से उसका पूरा ध्यान अधिगम पर नहीं हो सकता और वो सार्थक अधिगम नहीं कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है, एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को जो विद्यालयी शिक्षा है वो उसके मातृभाषा में होनी चाहिए और धीरे धीरे वो विद्यालय के औपचारिक भाषा के संपर्क में आएगा और अन्य भाषाओं को सीखेगा। तो ये कौन सा शिक्षा होता है? बहुभाषिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्किनर की यह राय है कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन प्रक्रिया में वयस्कों की नकल करते हैं। उनका यह कहना था कि बच्चे अनुकरण करके ही भाषा सीख सकते हैं, ये स्किनर का मानना था। और अनुकरण करना यानी कि नकल करना, जैसे बड़े हमारे कर रहे हैं, वयस्क कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम अनुकरण कर रहे हैं। जैसे कि बच्चे का जन्म जब परिवार में होता है तो वो क्या करता है? बड़ों की नकल ही तो कर रहा होता है। जैसे दो बड़े लोग अगर बात भी कर रहे हैं तो उनके होठों को वो देख रहा होता है कि किस प्रकार से इनके होठ हिल रहे हैं, और उसी प्रकार से वो स्टार्टिंग कर देता है अपने भी होठों को हिलाना धीरे धीरे, और धीरे धीरे अनुकरण करते करते वो चीज़ों को बोलना सीख जाता है, यानी भाषा को अर्जित कर लेता है। तो ये किसका मानना था? ये स्किनर का मानना था। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया कि बच्चे किसके माध्यम से भाषा सीखते हैं? तो देखिए चारों विकल्प को आप देखेंगे तो एक ऐसा टर्म है, ऑप्शन नंबर 2, जो कि पियाजे के द्वारा दिया गया था। यानी कि क्या कहा जा रहा है? आत्मसातीकरण और समायोजन। इसी के माध्यम से जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चे भाषा को सीखते हैं। अब ये होता क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। आत्मसातीकरण में क्या होता है कि जैसे देखिए बच्चा कुछ भी अपने परिवेश में देख रहा है तो उसका जो अनुभव हो गया वो अपने माइंड में एक स्टोरेज डिवाइस है उसके माइंड में, जो जिसमें सभी इंफॉर्मेशन को सेव रखता है, और प्रत्येक इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले वो इंफॉर्मेशन को उसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज करता है। जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा है तो आप उसको खाने की कोई वस्तु दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, इसके अलावा बैठने के लिए कुछ कुर्सी उर्सी दे रहे हैं, तो तीनों की कैटेगरी अलग है। एक खाने की वस्तु है, दूसरा पीने की वस्तु है, और तीसरा बैठने के लिए कुर्सी उर्सी है। तो तीनों को अलग अलग कैटेगराइज करेगा और अलग अलग स्कीमा में सेव करेगा। स्कीमा क्या होता है? बेसिकली एक फोल्डर समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आपके माइंड में माफ कीजिएगा, जिस प्रकार से आपके मोबाइल में अलग अलग फाइल्स के लिए अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं, जैसे कि MP3 गाने का अलग फोल्डर होगा, वीडियो क्लिप्स के लिए अलग फोल्डर होगा, और कॉन्टैक्ट लिस्ट के लिए अलग फोल्डर होगा। वो एक्सटेंशन के हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे कि PPT का क्या होता है? .ppt, एक्सेल का क्या होता है? .xl, ये सभी चीज़ें जो होती हैं, जो एक्सटेंशन होती हैं, जो कि उस एक तरीके से फाइल को डिफाइन कर रही होती हैं कि ये दूसरे फाइल से अलग है। उसी प्रकार से बच्चे इंफॉर्मेशन को सेव करने से पहले उस इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं कि आखिर ये किस स्कीमा से जुड़ा हुआ है। उसी स्कीमा में उस इंफॉर्मेशन को जाकर के वो लोग सेव कर रहे होते हैं। तो आत्मसातीकरण क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे ने कोई नया इंफॉर्मेशन देखा और नए इंफॉर्मेशन में पुराने जो स्कीमा में उसका इंफॉर्मेशन सेव है उससे वो अंतर नहीं कर पाया, तो बिना अंतर किए हुए और बिना कुछ परिवर्तन किए हुए अगर पुराने स्कीमा में इंफॉर्मेशन को रख रहा है तो इसे आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन कहते हैं। कैसे? इसको ध्यान से समझिएगा। एक उदाहरण मैं देता हूं। एक छोटी बच्ची है, पहले दिन वो देखी कि एक कौवा है और उसने पापा को बोला, देखिए पापा वो कौवा उड़ रहा है। तो उसके पापा ने बोला हाँ बेटा ये कौवा है। तो उसको पता है कि काली चीज़ कौवा होगी, ठीक है, उसको पता है काली चीज़ कौवा होगी। और दूसरे दिन फिर वो जा रहा था, टहल रहा था अपने पापा के साथ, और उसने जो बच्ची है उसने ये देखा कि एक काली चीज़ फिर उड़ते हुए देखा, और उसने बोला कि देखिए पापा फिर कौवा जा रहा है। तो वहाँ पर अगर
उसके पापा नहीं होते और वो काली केवल चीज को देखते हुए, उड़ते हुए चीज को देखते हुए वो अगर उसको कौवा समझ रही है और तो उसे आत्मसातीकरण करेंगे, कहेंगे, यानी कि कोई भी जो उसका पहले से इंफॉर्मेशन सेव है उसमें कोई भी विरोध नहीं हुआ और परिवर्तन नहीं किया तो वो आत्मसातीकरण होगा। लेकिन अगर उसके पिता ने यह बताया कि बेटा वो कौवा नहीं है, वो कोयल है, तो पहले बच्चे ने क्या किया था, देखिए जब उसके पिता ने बताया कि ये कौवा नहीं कोयल है तो अब उसके मन में विरोधाभास उत्पन्न होगा कि उसे ये लगेगा कि कल तक तो मैं इसे कौवा समझता था, आज ये कोयल पापा बता रहे हैं, तो उसे ये लगेगा कि अभी तक मैंने जो इसके क्वालिटी को डिफाइन किया था इसके रंग के आधार पर कि हर काली चीज, उड़ने वाली चीज कौवा होगी। लेकिन अब उसके मन में जब विरोध उत्पन्न होगा तब उसे यह समझ में आएगा कि हर काली चीज कौवा नहीं होगी, हमें उसके आवाज के आधार पर भी कैटेगराइज करना होगा। कौवा कांव कांव करता है और कोयल कू कू करती है, तो अब बच्चा रंग के आधार पर नहीं बल्कि उसके बोलने के आवाज के आधार पर कैटेगराइज करेगा और बोलने के आवाज के आधार पर अब नया एक स्कीमा बनाएगा अपने माइंड में, यानी चेंज कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, पहले के स्कीमा में क्या था, उसने रंग के आधार पर कैटेगराइज किया था कि काली चीज कौवा होती है। अब उस स्कीमा में, इंफॉर्मेशन में उसने करेक्शन किया, संशोधन किया कि हर काली चीज कौवा नहीं होगी, बल्कि वो अब आवाज के आधार पर कैटेगराइज करेगा कि काव काव जो होता है करता है वो कौवा होता है और जो कू कू करती है वो कोयल होती है। तो अब पुराने स्कीमा में उसको चेंज करना पड़ा। इस वजह से जब चेंज करने की नौबत आती है और तब स्कीमा को फिर से सेव करना पड़ता है, तब वो समायोजन होता है। तो यही जीन पियाजे का महत्वपूर्ण टर्न था जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि बच्चे भाषा को सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए भाषा में ये किस प्रकार से होगा, देखिए मान लीजिए बच्चा जब पहली बार कुछ बोलना शुरू कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो उच्चारण गलत करता है, वो उच्चारण गलत करता है। लेकिन जब उसके माता पिता के द्वारा बताया जाता है कि नहीं बेटा आप उच्चारण गलत कर रहे हैं, सही उच्चारण ये होता है, ठीक है, तो उसके बाद से वो जो उच्चारण पहले से सीखा हुआ है उसमें वो चेंज करता है कि हाँ ये मैं गलत जानता था और इसमें ये परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो जब वो उसे लगता है कि परिवर्तन करने की आवश्यकता है तो समायोजन होगा, और जब उसे ये लगता है कि नए नए चीज को, इंफॉर्मेशन को भरते जा रहा है बिना करेक्शन किए हुए, तो वहां पर आत्मसातीकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्य के जिस तरह नमूने सीखने चाहिए वो क्या कहलाते हैं। तो देखिए वाक्य के नमूने बोला गया है, क्या बोला जा रहा है, वाक्यों के नमूने। तो वाक्य का जो एक तरीके से नमूना होता है उसे हम लोग स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं कि किस स्ट्रक्चर में वो फॉर्म में लिखा गया है उस वाक्य को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ही हिंदी में संरचना बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा यानी मदर टंग का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो सेकंड लैंग्वेज होगा जो टारगेट लैंग्वेज होगा, और दूसरा कौन सा लैंग्वेज है, बच्चे की मातृभाषा, घर की भाषा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 लैंग्वेज की बात की जा रही है, इसलिए द्विभाषिक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए बहुभाषिकता मत टिक कर दीजिएगा, बहुभाषिकता इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुभाषिकता में केवल 2 लैंग्वेज की बात नहीं की जाती है, बच्चे की मदर टंग की तो बात की ही जाती है, विद्यालय की औपचारिक भाषा की भी बात की जाती है और अन्य भाषाओं की भी बात की जाती है। तो बहुभाषिकता केवल 2 लैंग्वेज तक सीमित नहीं है, इसलिए बहुभाषिकता नहीं होगा, द्विभाषिक यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है क्योंकि केवल टारगेट लैंग्वेज और मदर टंग की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, देखिए द्विभाषिक यानी कि जाहिर सी बात है द्वि मतलब की होता है 2 और भाषिक मतलब की भाषा, तो जाहिर सी बात है वहां पर 2 भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि केवल एक भाषा का प्रयोग किया जाता है, गलत हो गया। 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, गलत हो गया। किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रश्न में हमको हिंट दे दिया गया ना कि द्विभाषिक शिक्षा यानी 2 भाषाओं पर आधारित शिक्षा। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्किनर के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा को अर्जित करते हैं। तो इससे आधारित एक पहले भी आपने प्रश्न देखा था, बच्चे बड़ों का अनुकरण करके यानी नकल करके संकेत और सहारा देने पर और आकार के अनुसार सीखते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पशु एवं मानवीय संप्रेषण के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है। ध्यान से समझिएगा, बोला जा रहा है कि जो जानवर होते हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं और जो मनुष्य होते हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, उसमें अंतर क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है। जो जानवर हैं वो इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो मनुष्य होते हैं वो इमोशंस को कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसे कि
क्या है कि बच्चा अगर दुखी की अवस्था में, तो दूसरा जो बालक है बिना उसके बोले उसके इमोशंस को समझ पा रहा है, यानी कहीं ना कहीं इमोशंस से भी कम्युनिकेशन हो पा रहा है। ये किस में होता है? मनुष्यों में होता है, और जानवरों में ये नहीं होता है। तो ये विकल्प गलत हो गया, दूसरा इसका सही उत्तर हो सकता है। तीसरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। देखिए ऑफिशियल आंसर की में विकल्प नंबर 3 को सीबीएसई बोर्ड ने सही माना था। एक बार चौथे विकल्प की बात कर लेते हैं, मनुष्य अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए संप्रेषित करते हैं। तो यहां पर देखिए अगर कोई मनुष्य की मैं बात करूं, मनुष्य अगर किसी डेंजर में है तो क्या वो चिल्ला करके लोगों को नहीं बुलाता है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ? यानी कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मनुष्य भी यहां पर संप्रेषित करते हैं। और यहां पर जो रिवाइज्ड आंसर की था उसमें पशु को केवल बताया गया था कि सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो कम्युनिकेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है पशु भी अगर किसी डेंजर में है या फिर कोई उसको पीट रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए वो चिल्लाता है, चिंघाड़ता है, या फिर जो जिस भी प्रकार का जानवर है उस प्रकार से रिएक्ट कर रहा होता है सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। और ये मनुष्य भी करते हैं, क्योंकि मनुष्य अगर डेंजर में है, कोई उनको पीट रहा है तो वो भी चिल्ला रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। तो केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के आधार पर हम लोग पशुओं के और मानवों के संप्रेषण को अंतर नहीं बता सकते। हालांकि रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 को सही माना गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज्ड आंसर की में ऑप्शन नंबर 3 को सही माना गया है और बाकी को गलत मान लिया गया। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखिए जब सुरक्षा की बात आएगी तो पशु भी संप्रेषित करेंगे, यानी जब वो खतरे में होंगे सुरक्षा के लिए वो भी चिल्लाएंगे, और जो मनुष्य हैं वो भी सुरक्षा के लिए चिल्ला करके दूसरे से हेल्प मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के आधार पर हम अंतर नहीं कर सकते। तो मुझे यह लगता है कि रिवाइज्ड आंसर की में ये विकल्प गलत दिया गया था। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और चौथा भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से तो उनमें कोई अंतर ही नहीं ना, क्योंकि अगर दोनों खतरे में है तो दोनों चिल्लाएंगे, दोनों आवाज देंगे, दोनों संप्रेषित करने की कोशिश करेंगे, किसी को बुलाने की कोशिश करेंगे अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से, अपने मतलब किसी भी माध्यम से वो कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये इसके आधार पर मुझे लगता है कि ये गलत है। और केवल ऑप्शन नंबर 2 देखिए भावनाओं के आधार पर, क्योंकि जो पशु हैं वो भावनाओं को कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य हैं वो इमोशंस के माध्यम से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहां पर भावनाओं के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं मनुष्यों के और जानवरों के कम्युनिकेशन को। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर 2 यहां पर ज्यादा एप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को समाकलित करने के लिए किसी परिवेश के बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके पहले वाले भी प्रश्न में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो जीन पियाजे वाला प्रश्न था आत्मसातीकरण और समायोजन वाले में। उसमें मैंने आपको बताया था कि बच्चे किसी भी इंफॉर्मेशन को देखते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड के स्कीमा में सेव कर लेते हैं। स्कीमा मतलब कि बेसिकली एक फोल्डर समझ लीजिए जिसमें इंफॉर्मेशन सेव होती है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा नए इंफॉर्मेशन और पुराने इंफॉर्मेशन में कोई भी अंतर नहीं कर पाता है तो वो उसी स्कीमा में इंफॉर्मेशन को सेव कर रहा होता है। लेकिन जब नया इंफॉर्मेशन बच्चे ने देखा और पुराने इंफॉर्मेशन से विरोध उत्पन्न होता है तो उसको जरूरत पड़ती है उस स्कीमा में बदलाव करने के संदर्भ में। वहीं हमसे प्रश्न में पूछा गया है बदलने की प्रक्रिया। तो जब भी बदलाव किया जाएगा तो वहां पर समायोजन होता है, और बिना बदलाव के अगर इंफॉर्मेशन को सेव किया जा रहा है तो वहां पर आत्मसातीकरण होता है। लेकिन यहां पर बदलाव यानी कि करेक्शन करने की आवश्यकता है, एडिट करने की आवश्यकता है, तो यहां पर समायोजन इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा यानी मदर टंग के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? तो द्विभाषी के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि जिसमें 2 लैंग्वेज के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा रही होगी। एक लैंग्वेज कौन सा हो गया? घर की भाषा यानी मदर टंग, और दूसरा लैंग्वेज क्या हो जाएगा? जो टारगेट लैंग्वेज है। देखिए द्वितीय भाषा में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। बाकी के अन्य विकल्पों की बात कर लेते हैं। पहला दिया गया प्रथम भाषा में निर्देश दिए जाते हैं। तो प्रथम भाषा तो यहां पर घर की भाषा का प्रयोग कर ही रहा है, और प्रथम भाषा घर की भाषा यानी मदर टंग ही होती है। तो मदर टंग के अलावा सेकंड लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और सेकंड लैंग्वेज क्या हो जाएगा? टारगेट लैंग्वेज। वहीं विकल्प नंबर 2 में दिया गया था। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम लैंग्वेज का तो वो प्रयोग कर ही रहा था अपने घर की भाषा का, अब उसको सेकंड लैंग्वेज प्रयोग करना है। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है इसके साथ साथ यानी इसके अलावा मदर टंग के अलावा किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेकंड लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। तीसरा देखिए संकेत भाषा सिखाई जाती है, तो यह विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए सार्वभौमिक व्याकरण सिखाई जाती है, तो यह भी विकल्प गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब है। दोस्तों हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।